मतलब आज जो कौमी असम्बली में अपोजिशन ने जिस तरह ये हुकूमत को दो बिल्स पर और वोट्स का फ़र्क भी खासा रहा, तो इससे ज़ाहिर परसों के लिए भी आपको एक हौसला मिला होगा कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी अब कानून साजी को रोका जा सकता है। ये किस तरह से आज मुमकिन हुआ है? जी, मैं समझता हूँ कि देखिए, हुकूमत के बड़े अरसे से हम देख रहे हैं कि अराकीन नाराज हैं। आपने देखा होगा कि पिछला भी जो कौमी असम्बली का इजलास था, लगातार 8 दिन उसमें कोरम टूटता रहा और हुकूमत अपनी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद कोरम बनाने में या बचाने में कामयाब नहीं हुई। ये एक तरीका होता है कि जब किसी भी हुकूमत या सरकारी बेंचेस में अराकीन ने खामोश एहतजाज करना होता है, तो वो अपनी गैर हाजिरी के जरिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। और आज भी हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि अपने अराकीन की तादाद को पूरा कर सकें, लेकिन पहला जो वोट था वो निस्बतन क्लोज था, गालबन 114 या 117 और 104 का फर्क था, 13 का फर्क रहा। लेकिन जो दूसरा वोट हुआ है उसमें 127 और 78 का फर्क था। हुकूमत के 78 अराकीन थे और तकरीबन ऑपोजिशन के 127 थे, तो ऑपोजिशन के अराकीन 10 आ गए, जबकि वोटिंग में शिकस्त खाने के बाद हुकूमत को अपनी तादाद रखनी चाहिए थी, उसमें से आपने देखा कि मजीद लोग चले गए वहां से। तो इससे जाहिर खुद हुकूमत के बेंचेस में भी बहुत ज्यादा वहां पर बेचैनी है और उनके अपने अराकीन जो है वो प्रोटेस्ट वोट दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि 2 वोटों पे शिकस्त खाने के बाद हुकूमत अपना अखलाकी जवाब खो बैठी है और वजीर आजम को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या वजीर आजम को इत्तेमाद का वोट लेना चाहिए। सदर पाकिस्तान का फर्ज है कि इन 2 शिकस्तों के बाद वो वजीर आजम से कहें कि आप एतमाद का वोट लेकर अपनी अक्सरियत साबित करें। लेकिन ऐसा एतमाद का वोट तो अभी कुछ अरसे पहले ही वजीर आजम ने लिया था और फिर सबने देखा था उस दिन क्या हुआ था। अपोजिशन के अपने लोग इंटैक्ट इस वक्त हैं, जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है उसको अपने लोग को इंटैक्ट रखने का टास्क दिया गया है या फिर हुकूमत के लोग को इंगेज करना है और अपनी तरफ लेकर आना है? उसका टास्क क्या है असल में? देखिए, उसका असल टास्क तो यही है कि जो एक तो अपनी हाजिरी को भरपूर रखा जाए ताकि अपोजिशन पूरी अपनी स्ट्रेंथ के साथ मौजूद हो। दूसरा यह है कि जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनको भी उनकी जिम्मेदारी बताई जाए, क्योंकि ये जो हुकूमत फैसले करने जा रही है ये मामूली नहीं है, ये बहुत बड़ा हमला करने जा रही है पाकिस्तान के आइन पे, पाकिस्तान के इंतखाबी सिस्टम पे यकतरफा तौर पे। और अगर ये मिसाल बन जाएगी, देखिए फिर आइंदा को हर हुकूमत अपनी मर्जी से इलेक्शन कवायद में तब्दीली करेगी और उसको अपनी एडवाइस लेके जीतेगी और एक इलेक्शन से पहले ही मुतनाज़ा हो जाएगा। फिर 2018 का तनाज़ा अभी हमारा ठंडा नहीं हुआ, उसके असरात अभी तक हम पर चल रहे हैं। आप अभी देखिए कि अगर अगला इलेक्शन अभी से मुतनाज़ा हो गया और उसके हवाले से ये तनाज़ात ने जन्म ले लिया तो वो इलेक्शन कैसे हो सकेगा? और मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, अब तो ये साबित हो गया है कि ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपनी इलेक्ट्रॉनिक धांधली के लिए कर रही है और दुनिया भर में इसके हमने शवाहिद ला कर दिए और खुद इलेक्शन कमीशन इसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात अपने जाहिर कर चुका है। और ये काम जिस तरीके से और तेजी के साथ कर रही है उससे साफ पता लगता है कि इस जिन की जान इस तोते के अंदर है, इस हुकूमत की जान जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में है कि अगर ये ना आई और ये धांधली का मंसूबा उसका ना सिरे चढ़ा तो अगले इलेक्शन में उन्हें अपनी शिकस्त नजर आ रही है। सही, लेकिन ऐसा बहुत दिन बाद आज ये अपोजिशन पार्लियामेंट की हद तक ही मुत्तहिद नज़र आई, चूँकि हम जब सड़कों पर सूरत हाल देखते हैं या पीडीएम में देखते हैं तो वहाँ तो बहरहाल एक तकसीम नज़र आती है। पार्लियामेंट में आप लोग एक साथ हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं, लेकिन आज जब कायरा साहब खिताब कर रहे थे उन्होंने क्या कहा, ज़रा 1-2 जुमले में आपको सुनवा भी दूँ फिर आप उस पर कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, कायरा साहब ने पीडीएम की क़यादत को भी एक पैगाम दिया है और वो पैगाम क्या था कि ये अमली तौर पर पीडीएम ख़त्म हो चुकी है। ज़रा कायरा साहब की वो गुफ्तगू भी सुनाने फिर एहसन साहब से एक साथ ही इस पर राय लें। तो ऐसा जब ये पीडीएम अमली तौर पर ख़त्म हो गई, जब पीपल्स पार्टी पीडीएम में थी तो हुकूमत की टांगें कपा रही थीं, अब इस वक्त पीडीएम कहीं मौसर नहीं नज़र आ रही, तो ये सड़कों पर खिताबात करते हुए जो एक कारकुनों की सियासत है वहाँ पर आप बिल्कुल मुनक़सिम है। पार्लियामेंट में हम देख रहे हैं कि बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं हुकूमत को, लेकिन वहाँ पर आपका जो मुश्तरका पीडीएम का सपोर्टर होगा वो तो बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि अब कायरा साहब पीडीएम के अंदर तो नहीं है, लेकिन जिस बात पे मुझे हैरानी है कि कायरा साहब एक सियासी और जमहूरी कारकुन है और वो अमूमन एक जो वसी तर जमहूरी जद्दोजहद है उसका हिस्सा भी रहे हैं।
जबकि कल से उनके अपने पार्टी के चेयरपर्सन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप वो हमारी क़यादत के साथ बैठ के और पीडीएम की क़यादत के साथ बैठ के पार्लियामेंट के अंदर एक मुश्तरका जिद्दोजहद के लिए बैठी है। तो मुझे तो इस पे हैरानी है कि इनका क्या एजेंडा है, किस एजेंडे के तहत इन्होंने ऑपोजिशन से ऑपोजिशन शुरू कर दी है, जबकि कौमी असम्बली और पार्लियामेंट में ऑपोजिशन अपनी यकजहती का इजहार कर रही है। कमर जमान कायरा साहब जो है इस तरह के इख्तलाफी बयानात दे के ऑपोजिशन की सफ़ों में बदएतमादी पैदा कर रहे हैं। ये किसके कहने पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या वो अपनी क़यादत से नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनका ये बयान ज़रूर एक नाखुशगवार बयान है और उन्होंने बिलाजवाज इस किस्म की तनकीद की है जिसकी ना कोई बुनियाद है ना कोई इसकी जरूरत। लेकिन ऐसा पीडीएम के मुत्तहिद दौर की कामयाबियां भी वो याद दिला रहे हैं कि जब तक पीपल्स पार्टी साथ थी तो सेनेट में भी कामयाबी हासिल की, गिलानी साहब को वहां से जितवाया भी, हुकूमत को वहां पर शिकस्त दी। तो बहरहाल वो मुत्तहिद रहते हुए वो कामयाबियां तो अपनी जगह मौजूद हैं पीडीएम की। बात कर रहे हैं, ये तो पीडीएम की मरहूने मिन्नत थी उनकी कामयाबी। अगर पीडीएम जमातें ना होती तो पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी साहब तो कभी सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकते थे। और इस बात का इतराफ तो खुद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने किया कि जो पीडीएम की जमातें हैं उनकी 100% हमायत की बदौलत ही मैं कामयाब हुआ हूँ। तो ये उनका कहना कि पीपल्स पार्टी की बदौलत पीडीएम कामयाब हुई, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को जो कामयाबी मिली थी वो पीडीएम की बदौलत मिली थी। अगर पीडीएम जमातें ना होती तो वो कभी सेनेटर मुंतखब ना हो सकते। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अब जबकि अपोजिशन सारी मिलकर पार्लियामेंट के अंदर कामयाबियां हासिल कर रही है, आज भी हमें 2 वोटों पर हुकूमत को डिफीट देने का मौका मिला है और हम एक मुश्तरका जिद्दोजहद मुश्तरका जो इजलास होने लगा है उसके लिए कर रहे हैं। तो इस मौके पे कमर जमान कायरा साहब के ये बयानात जो हैं इनकी टाइमिंग पे मुझे हैरत है कि ये क्यों अपोजिशन के दरमियान बदएतमादी पैदा करने के लिए इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। लेकिन ऐसा उस वक्त की अदम एतमाद की जो पीपल्स पार्टी की तजवीज़ थी वो उन्हें बार बार याद आती है। आज भी उन्होंने उसका जिक्र किया और अभी कुछ देर पहले जब अपोजिशन की कामयाबी है असम्बली में, आपने भी कहा कि हुकूमत के कुछ अरकान नाराज़ थे, इस वजह से हुकूमत का वोट बैंक असम्बली में बहुत कम रहा। तो इन नाराज़ अरकान का फ़ायदा उठाते हुए पीपल्स पार्टी की उस तजवीज़ को सामने रख कर आप पीपल्स पार्टी को भी मना सकते हैं और अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में कुछ सोच रही है अपोजिशन? पाकिस्तान में अदम एतमाद के जरिए कोई कामयाबी की इम्कान या उम्मीद नजर आएगी तो अपोजिशन क्यों नहीं उसे एक्सरसाइज करेगी। लेकिन एक तरफ ये बात कह देना कि अदम एतमाद किया जाए और अगर उस अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बना दिया हुकूमत ने, जो कि हुकूमत के पास वसाइल होते हैं, उसके पास एजेंसियां होती हैं। लेकिन ऐसा अभी बलूचिस्तान की मिसाल भी तो आपके सामने, भी तो चंद ही दिन गुजरे हैं वहां पर किस तरह से अपोजिशन ने और हुकूमत के नाराज अरकान ने मिलकर उस तहरीक को कामयाब बनाया। वो इसलिए तहरीक कामयाब हुई कि उसमें जो हुकूमती इत्तेहाद है उसका साइजेबल चंक टूट गया था। आज अगर हुकूमत के अंदर इस तरह की तकसीम हमें नजर आए और उसका साइजेबल चंक आधे मेंबर उसके अपने वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद करें, देखिए वहां पर जो अदम एतमाद है वो खुद सरकारी बेंचेस से हुआ था और उसके लिए अपोजिशन ने अपना वजन उस पर डाला और वो कामयाब हो गया। तो अगर आज हुकूमत के अपने अरकान वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं तो उसको ऐसा इसका मतलब कि हुकूमती अरकान अभी इतने नाराज नहीं है कि वजीर आजम पर अदम एतमाद की वो हिम्मत करें। अभी बलूचिस्तान वाली सूरत हाल विफाक में या पंजाब में नहीं है, ये अभी तक तो हमें ऐसी नजर नहीं आ रही। अगर कोई नजर आएगी तो हम उस पर जरूर गौर करेंगे। लेकिन जिस चीज के ऊपर हमें तवज्जो हम दे रहे हैं वो अवामी राय आमा जो है, जो अवाम में बहुत इस वक्त नाराजगी है महंगाई की वजह से और मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसकी वजह से, उसे हम चैनलाइज कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो अवामी राय का दबाव है इसके आगे जो हुकूमती जमातें हैं वो जरूर सोचने पे मजबूर होंगी कि उन्होंने किस हद तक हुकूमत की इस बदनामी को अपने गले लगाना है। क्या उन्होंने अपना मुस्तकबिल इस महंगाई के नजर करते हुए हुकूमत के साथ ही डूबना है या उन्होंने अवाम का साथ देते हुए इस हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ अब अपना वजन हुकूमत के पलड़े से निकालना।
तो अजीज साहब, कायरा साहब ने आज ये नून लीग के बैकडोर राब्तों का भी जिक्र किया। ये किस लेवल के और किससे बैकडोर राब्ते हैं? कुछ अरसे पहले नून लीग ने भी, जब पीडीएम से पीपल्स पार्टी अलहदा हुई थी, तो पीपल्स पार्टी पर बिलावल साहब पर सिलेक्टेड होने का इल्ज़ाम लगाया था। ये सिर्फ सियासी इल्ज़ाम थे आपकी जानिब से उन पर, और अब वो जवाबी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या इसमें वाकई कहीं कोई हकीकत भी है दोनों तरफ से? देखिए, मुस्लिम लीग नून की तो सारी क़यादत जो सख्तियाँ झेल चुकी है, अगर हमारे किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते होते तो हम इतने नैब के केस और कैदों की जेलों बंद की सूबतें ना बर्दाश्त करते। मुस्लिम लीग नून के फ्रंट और या बैकडोर राब्ते सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं। इसके अलावा हम किसी और राब्तों पर यकीन नहीं रखते, और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है यही जो हमारा नजरिया है, वोट को इज्जत दो, पाकिस्तान के अवाम की तायीद के साथ हम इस मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी और आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात एक तब्दीली लाएंगे, वो दोबारा तरक्की के रास्ते पर डालेंगे। और मुख्तसर अजीज साहब के पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो साहब को सिलेक्टेड भी नहीं समझते आप लोग नून लीग? जी, वो तो अभी तो सिलेक्टेड इमरान खान साहब है ना। कोई इंतखाबी मरला आएगा तो उसमें पता चलेगा कौन इलेक्टेड है, कौन सिलेक्टेड है। हमारे सामने एक ही सिलेक्टेड है, इमरान साहब है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल नून लीग के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो इस वक्त सूरत हाल मुल्क में चल रही है उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। वो कह रहे थे कि परसों हर हाल में कोशिश करेंगे कि अपोजिशन मुत्तहिद होकर हुकूमत को कानून साजी से रोकने की कोशिश करे, और अगर ज़बरदस्ती हुकूमत कामयाब हो गई तो फिर अदालतों का रुख भी किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।